हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम पेबैक पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। कि किसी भी कंपनी का बारे में हमें देखना है कि हमने किसी कंपनी में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो कितने साल में वो पैसा हमारे पास में वापस आ जाएगा, वो हम कैलकुलेट करना इसमें सीखेंगे। सो बेसिकली इसमें सबसे पहले हम वो केस लेते हैं जहाँ पे मेरा कैश इनफ्लो सेम हो हर साल में। तो सपोज करो कि क्वेश्चन है मेरे पास में, राकेश लिमिटेड वांट्स टू बाय अ न्यू मशीन ऑन द कंडीशन दैट इट्स कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड इन 5 years बाय सेविंग देयर फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹3 lakhs, annual sales revenue generated by the new machine is ₹4 lakhs, variable cost is 60% of the sales, annual fixed cost other than depreciation is ₹20,000, life of the machine is 8 years, taxation is to be charged at 30% profits, advise the management whether the machine should be acquired or not on the basis of payback period and post payback profitability। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, हमें एक मशीन दी है कि हमने एक मशीन खरीदी 3 लाख के रुपए में। ठीक है, 3 लाख रुपए में मशीन खरीदी, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा काउंट हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। अब इससे मुझे एनुअल सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुई है ₹4 लाख की। अब एनुअल ₹4 लाख को डायरेक्टली कैश इनफ्लोज में नहीं रख सकते क्योंकि इतनी तो रेवेन्यू मेरी जनरेट हुई है, लेकिन अगर हम कॉस्ट का कंसिडरेशन देखें तो हमें इसमें जितनी भी कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो तरह की कॉस्ट हमने देखी हैं। एक है मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 60% सेल्स, दूसरी है मेरी कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन डिप्रिसिएशन इज ₹20,000। मतलब डिप्रिसिएशन को छोड़ के जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है वो मेरी 20,000 है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस 4 लाख रुपए में से ये 60% वेरिएबल कॉस्ट और जो फिक्स कॉस्ट जो है मेरी 20,000 रुपये, उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। एक बार मैंने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं उसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स भी घटाऊंगा। अगर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने बात की कि 30% ऑफ प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, यानी 30% ऑफ प्रॉफिट हमारा जो है वो टैक्स है। तो जो भी अमाउंट मेरा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को घटाने से बचता है उसमें मैं 30% अपना टैक्स लगा के फिर उस 30% टैक्स को घटाऊंगा। और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा मुझे याद रखना है कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है और लाइफ ऑफ द मशीन कितना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द लाइफ ऑफ द मशीन दैट विल गिव मी हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसको भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन हमारा पेबैक का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को मैं वापस से ऐड कर दूंगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम एक टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले आपका सेल्स आएगा, सेल्स से आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब इसमें आपने इसमें क्या दिया हुआ था, 60% मेरा वेरिएबल टैक्स दिया हुआ था, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था। तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट को घटाना है, तो 60% ऑफ 4 लाख इज नथिंग बट 2,40,000। अब जब 4 लाख में से मैं 2,40,000 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1,60,000। अब फिक्स कॉस्ट मेरा 20,000 रुपीज़ था। अब इस फिक्स कॉस्ट को मैं जो है जो अभी जो मेरे पास में आई है कॉस्ट 1,60,000 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट, उसे सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 1,60,000 में से अगर मैं 20,000 घटाता हूँ तो मेरे पास में बचते हैं 1,40,000। अब मुझे क्या करना है, इसमें से डेप्रिसिएशन को घटाना है। डेप्रिसिएशन मैंने जैसे कहा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय लाइफ ऑफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। सो 3 lakhs बाय 8 करेंगे तो मुझे मिलता है 37,500। अब इस 37,500 को मैं 1,20,000 जो मेरा पिछले में बचा था उस अमाउंट से घटाऊंगा तो मेरे पास में आएगा 1,02,500। ओके, सो दिस इज मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं क्या करूँगा, इसमें टैक्स तो लगा दूंगा, यानी कि 37,50 बच जाएगा मेरे पास में टैक्स। टैक्स जब लगाऊंगा इसका यानी 30% जब इसका लूँगा तो मेरे पास में बचता है 30,750। अब इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास में इतनी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करूँगा और ये जो है मेरे पास में ये फाइनल वैल्यू है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो पेबैक कैलकुलेट करने के लिए
हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसा कि हमने 3 लाख पहले ही देख लिया था, और ये जो है मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मेरे पास में 2.75 ईयर्स आंसर आ गया। अब ये जो राकेश चाहता था कि इसका 4 साल में प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो पेबैक पीरियड है वो कम आ रहा है, 2.75 ईयर्स आ रहा है। और अगर मुझे इससे पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन इनटू प्रोजेक्ट लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। यहाँ पे है मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आया था, इतना आया था 109250, और प्रोजेक्ट लाइफ मेरा 8 ईयर्स दिया हुआ है, और पेबैक पीरियड मेरा 2.75 ईयर्स आया था। तो ये मेरा आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन विच विल कैरी आउट सेम ऑपरेशन performed by the labor A and B in alternative method. From the following information, you are required to prepare profitability statement and work out the payback period. अब इसमें हम मुझे क्या क्या दिया हुआ है, 2 मशीनें दी हुई हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स मुझे दिए हुए हैं कि उनमें मेरा इनिशियल कॉस्ट कितना लगेगा, लाइफ ऑफ द मशीन कितना है, और कितना सेविंग्स हो रहा है मेरा, और कितना खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब उसको देख के मुझे ये बताना है कि मशीन ए ज़्यादा सूटेबल है कि मैं मशीन ए में ज़्यादा पैसे लगाऊँ, मतलब मशीन ए में पैसे लगाऊं तो मुझे पेबैक जल्दी मिलेगा, या मशीन बी में पेबैक जल्दी मिलेगा, ये हमें देखना है। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर्स, ठीक है, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन बी इज 4 ईयर्स। कॉस्ट ऑफ मशीन मेरा दिया हुआ है ₹1,50,000 एंड ₹2,50,000 फॉर मशीन बी। तो इससे बेसिकली हमें क्या मिल गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मिल ही गया हमें। अब इसको हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या देखना है, मुझे इसमें 2 चीज़ें देखनी है। देखो, कॉस्ट होगा तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरे पास में कितनी सेविंग्स प्रोड्यूस हुई है या फिर कितना मेरा एनुअल सेल्स हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जितनी भी मेरी सेविंग्स है उन सबको ऐड करूँगा। अब इसमें सेविंग्स क्या क्या हैं, एक तो है ये एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में सेविंग्स है मेरा एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस, यानी कि ये इतने एम्प्लॉय मैंने एम्प्लॉय नहीं किए काम के लिए, और हर एक एम्प्लॉय कुछ 600 रुपीज़ का वेजेस मांगता है। तो टोटल में अगर निकालूँ तो मेरा कितना सेविंग हुआ, तो मैं क्या करूँगा 150 इंटू 600 एंड 200 इंटू 600, जो कि मेरा 90,000 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली आएगा। अब मेरे पास में ये नंबर है, और इस नंबर को मैं जोड़ूंगा 10,000 से और 15,000 से, यानी कि अगर मैं 1,90,000 आया मेरा, 90,000 में 10,000 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, 1,00,000 आ जाएगा। अब वैसे ही इसका मेरा आएगा 1,20,000, 1,20,000 में जब मैं 15,000 जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 1,35,000। अब ये मेरे पास में फाइनल सेल्स हो गया या फिर फाइनल सेविंग्स हो गया। अब इस सेविंग्स में से जितना भी कॉस्ट मुझे इंकर्ड हुआ है अलग अलग चीज़ों में, उन सबको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से कॉस्ट हुए हैं, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल्स जो कि 6,000 और 8,000 हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है जो कि 12,000 और 16,000 है, फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है जो कि 7,000 और 11,000 है। ठीक है, एक बार हमने कॉस्ट को डिडक्ट कर लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपल, उसके बाद में हमें डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को भी डिडक्ट करना है, फिर लास्ट में मुझे डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर देना है। उसके बाद में जब पेबैक पीरियड निकालते वक्त मुझे क्या करना है, मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वो मुझे बता देगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे कितने टाइम बाद में मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मुझे वापस दे देगा। ठीक है, तो इसी को इन्होंने टेबलर को फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने सेविंग्स को कैलकुलेट किया, देखिए याद करिए हमारा आ रहा था 1,00,000 और 1,35,000। अब इसमें से मैंने सारी जो कॉस्ट है उन सबको ऐड किया, 12,000, 7,000, 6,000, जो कि मेरा आ रहा है 25,000, फिर 16,000, 11,000 एंड 8,000 जो कि आ रहा है मेरा 35,000। अब 1,00,000 में से मैं 25,000 को घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 75,000, एंड 1,35,000 में से मैं 35,000 को हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब जो टैक्स है मैं उसको कैलकुलेट करूँगा, कितना % टैक्स दिया हुआ है मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे।
मुझे 30% ऑफ प्रॉफिट का दिया हुआ है टैक्स, तो इनका 30% मुझे निकालना है और उसके बाद में उसको उससे सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद में मुझे डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने कहा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड बाय, अगर मैं टाइम ऑफ लाइफ टाइम से करूँगा तो मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब डेप्रिसिएशन को ऐड करना है वापस से, तो लास्ट में मेरे पास में ये दो फिगर आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है फिर लास्ट में, हमने डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए कैलकुलेट कर लिया, 1,50,000/5 दैट इज इक्वल टू 30,000 एंड 2,50,000/4। ये जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट और ऐड हमने टेबल में कर ही लिया है। अब पेबैक पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा। सो पेबैक पीरियड ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू 1,50,000/61,000 दैट इज मेरा आ रहा है 2.44 ईयर्स, और मशीन बी का मेरा आ रहा है 2.82 ईयर्स। यानी कौन सी मशीन सबसे कम टाइम ले रही है, ये ले रही है मशीन ए। तो हम कह सकते हैं कि हमें मशीन ए को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रपोजेस टू इन्वेस्ट ₹1 लाख इन अ प्रोजेक्ट विच विल गिव नेट अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स फॉर 6 ईयर्स एज फॉलो। तो अभी मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता है कितना है, ये है मेरा ₹1 लाख, और टाइम कितना है 6 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन मैं इसमें इजीली कैलकुलेट कर दूंगा, 1 लाख बाई 6 दैट विल गिव मी द डेप्रिसिएशन। अब हर एक साल का मुझे क्या दिया है इन्होंने, कैश इनफ्लोज दिया है कि फर्स्ट ईयर में मेरे पास में ₹30,000 आ रहे हैं, सेकेंड ईयर में 20,000 आ रहे हैं, थर्ड ईयर में 20,000 आ रहे हैं, फोर्थ ईयर में 18,000 आ रहे हैं, फिफ्थ ईयर में 18,000 आ रहे हैं, सिक्स्थ ईयर में 12,000 आ रहे हैं। अब मुझे इसमें से क्या करना है, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड बोला गया है। तो सबसे पहले मैं ईयर 1 की बात करता हूँ। तो ईयर 1 में मेरा कैश फ्लो कितना है 30,000, तो क्यूमुलेटिव यानी मेरा नेट कैश फ्लो कितना होगा 30,000 ही होगा। ईयर 2 में मेरा 20,000 है, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या होगा 30,000 प्लस 20,000 दैट इज 50,000। अब ईयर 3 में मेरा कितना है 20,000 है, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या होगा 50,000 प्लस 20,000 दैट इज 70,000। और ईयर 4 में मेरा 18,000 है, तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा मेरा 70,000 प्लस 18,000 इज 88,000। ये मेरा आ गया क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ठीक है, फिफ्थ ईयर में 18,000 है, आप 88,000 में आप 18,000 जोड़ोगे तो 1,06,000 आ जाएगा, और उसमें 12,000 जोड़ोगे तो 1,18,000 आ जाएगा। अब पे बैक पीरियड करने के लिए मुझे क्या करना है, टोटल मेरे पास में कितने हैं 4 ईयर है, प्लस 1 लाख माइनस 88,000 डिवाइड बाय 18 दैट विल गिव मी 4.67 ईयर्स। ठीक, थैंक यू वेरी मच।